हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो मैं पेश कर रहा हूं। तो आज हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट में जो स्टॉक आप खरीदते हैं बेचते हैं, उस स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे कैसे खरीदने के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, इसका पहला वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था कि शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या चीज़। और इसमें हम बताएंगे कि आपको शेयर कैसे सिलेक्ट करना है खरीदने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहली बात तो हम क्यों ही पैसा डालेंगे उसमें। फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या आप लॉन्ग टर्म में कोई प्लान सोच रखे हैं तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप चाहते हैं कि वो पैसे ग्रो करें, आपके लिए कुछ प्रॉफिट कमाएं, तो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और 3 पैरामीटर ऐसे हैं जिनसे पता कर पाएंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको क्या चेक करना है? रिटर्न पोटेंशियल, मतलब कि आप जहां इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके अंदर कितनी क्षमता है आपको रिटर्न करने की, और सेफ्टी कितनी है। मतलब कि आपका पैसा ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा डूब ही जाएगा। और लिक्विडिटी, मतलब कि आप जो पैसा लगा रहे हैं जहाँ पर भी, वो कंपनी का कितना टोटल वैल्यू है, वो वैल्यू आपके शेयर के हिसाब से सही है कि नहीं, ये लिक्विडिटी निर्धारित करता है। बहुत सारे जगह हैं जहां आप अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें से स्टॉक या आर इक्विटी कहें तो वो एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लास है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। तो इक्विटी मतलब ये बेसिकली ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आप कंपनी में कितनी भागीदारी रखते हैं, उस चीज़ को इक्विटी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड है। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको मैक्सिमम प्रॉफिट उसका आपको दे सके, यही है स्टॉक सिलेक्शन का मुख्य मतलब कि आप जो पैसे लगा रहे हैं उससे कुछ रिटर्न मिलेगा या नहीं एक्स्ट्रा। करंटली 5,000 से ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में, जिन्हें आप खरीद और बेच सकते हैं, इन्वेस्ट करते सकते हैं जिसमें आप। तो आप सभी में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर या 4-5 पर्टिकुलर स्टॉक में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें, और वो भी मैनेजेबल नंबर में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी का पूरा स्टॉक अकेले आपने ही खरीद लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब मैनेजेबल नंबर में आपको स्टॉक खरीदने हैं, वो चीज़ आपको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करता है। और इसके लिए सबसे मुख्य रूप से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आप अगर करते हैं स्टॉक के बारे में, तो बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस प्रेफर किया जाता है। तो मैं आपको अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ एक्चुअली में वो सब होता क्या चीज़ है। तो एनालिसिस अगर आप करते हैं, बेसिकली 3 प्रकार का एनालिसिस किया जाता है: इकोनॉमिक, फंडामेंटल और टेक्निकल। चलिए सीखते हैं इन सब के बारे में बेसिक। तो फंडामेंटल की बात करें तो आप जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक वैल्यू देखते हैं, डेली का डेली कुछ प्राइस देखते होंगे, तो वो क्या होता है, वो स्टॉक का रियल वैल्यू नहीं दिखाता है। तो अगर स्टॉक का जो ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए उससे ज़्यादा वैल्यू है तो उसको बोलेंगे ओवर वैल्यूड। और अगर वो वैल्यू मार्केट में जो उसका स्टॉक का वैल्यू होना चाहिए उससे कम वैल्यू है तो उसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो इन्वेस्टर को मदद करता है कि कंपनी की हेल्थ कैसी है, मतलब वो ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है, स्वस्थ है कि नहीं, पैसे कमा पाएगा कि नहीं। ये सब एनालिसिस करने में फंडामेंटल एनालिसिस आपका हेल्प करता है। और ये बहुत सारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और इसका मेन पर्पस जो होता है वो कंपनी कितना मजबूत है इन्वेस्टमेंट करने के मामले में, ये चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस ही बताता है। इकोनॉमिक एनालिसिस अगर आप करना चाहें तो इसमें क्या होता है कि जीडीपी में कितना पार्टिसिपेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, कंज्यूमर का उस कंपनी के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। ये सारे के सारे फैक्टर जो होते हैं वो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर मिलके ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका स्टॉक है वो कितना मजबूत है
और लेने लायक है कि नहीं। तो इन सब का एग्जांपल मैं आगे दूंगा अगले वीडियो में। आप बेसिक इधर से सीख लीजिए। जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे तो हम दिखाएंगे ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके दिखाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो प्रकार का एनालिसिस होता है। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये कंपनी के को ही रिप्रेजेंट करता है और इसके जो फैक्टर हैं मुख्यतः जो मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग हैं वो लोग का एक्सपीरियंस कितना है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है और कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसा है, वो इंडस्ट्री कैसी है और उसमें कंपटीशन कितना है। ये सारी की सारी चीज़ें क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिप्रेजेंट करता है कि आपको कब सिक्योरिटी या स्टॉक आपको खरीदना है और कब बेचना है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मुख्य फैक्टर कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रिटर्न या इक्विटी कितना है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कितना होने वाला है और फाइनेंशियल रेशियो क्या है। तो फाइनेंशियल रेशियो के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे कि P/E आपने देखा होगा, P/E रेशियो लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, बेसिकली प्राइस पर शेयर बटे अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर का कितना प्राइस है फ़िलहाल और उस शेयर पर कितना अर्निंग हो रहा है, ये रेशियो दिखाता है P/E रेशियो। तो अगर आपका अर्निंग ज़्यादा हो रहा है और प्राइस से, मतलब 100 रुपये मान लीजिए प्राइस है शेयर का और आपकी अर्निंग हो रही है 120 रुपये, तो मतलब क्या हुआ कि 20 रुपये पर शेयर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब क्या होना चाहिए कि अर्निंग हमेशा ज़्यादा होना चाहिए प्राइस से, तो वो माना जाएगा कि अच्छा स्टॉक है खरीदने के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू, इसमें क्या होता है, ये बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपका जो शेयर है या स्टॉक है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है और एवरेज स्टॉक होल्डर इक्विटी कितना है, मतलब प्राइस कितना है, वो ये दिखाता है ROE रेशियो को। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो ये दिखाता है कि जितना उसने कर्ज ले रखा है और कितना उसमें लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। टोटल प्राइस अगर मारेंगे तो उन दोनों का रेशियो को आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी के पास टोटल 20,000 रुपये की लायबिलिटी है, एग्जाम्पल है, सीरियस मत लीजिएगा, और टोटल इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 25,000 रुपये है, तो मतलब कि बहुत अच्छा शेयर है और उसका ग्रोथ ही होने वाला है और वो मजबूत कंडीशन में है। अगर कोई कभी कुछ होता भी है तो टोटल शेयर होल्डर का जो पैसा है वो फंसने वाला नहीं है। और अगर कर्जा ज़्यादा हो गया और शेयर होल्डर के द्वारा लगाया गया पैसा कम हो गया तो इसका मतलब है कि कर्जा ज़्यादा है और भर्ती कम है। ऐसे में जो हमारा शेयर है वो रिस्की हो जाता है। तो मोर देन वन रेशियो ये रिस्की होता है। करंट एसेट क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है, ये दिखाता है करंट रेशियो, मतलब कितना वैल्यू है कंपनी की और कितना उनको पे करना है ओवरऑल। तो अगर करंट वैल्यू ज़्यादा है और जिम्मेदारियां, मतलब पैसे देने कम हैं, तो क्या होगा, वो कंपनी लाभ में चल रही है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर करंट रेशियो ग्रेटर देन 1 रहा तो।